जहाँ एक तरफ दमयंती और लच्छू के बीच की बातें चल रही थी तो दूसरी तरफ आनंद सान्याल हाउस। आनंद की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अनिका कहती है, तो तुम्हें सीधी तरह से कुछ नहीं बताओगे? अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी। तुम अपने लिए तुम्हारा जो चीज चाहे वो उस चीज का चुनाव तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा चुनाव ही आज तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला बनने वाला है। आनंद कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ तुम बैठी हो ठीक इसके पीछे एक दरवाजा है जो कि खुफिया दरवाजा है। इसकी मदद से तुम कुछ ही पलों में यहाँ से काफी दूर निकल जाओगी। फिलहाल यहाँ से तुम्हारा चले जाना ही अच्छा होगा। फिर वह टेबल पर रखे हुए फोन नंबर, इस पर लिखा हुआ है, जब बोलोगी जहाँ भी बोलोगी मैं आ जाऊंगा। फिर वहाँ पर तुम्हें चाहे अपनी नफरत से मार देना या फिर प्यार से, मुझे दोनों ही मंजूर होगी। अब अनिका कहती है, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि तुम कुछ देर बाद तक जिंदा रहोगे नहीं। कल का इंतजार करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अनिका की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। वह परी का छोटा सा स्टैचू अभी भी उसी के हाथ में था और वह कहता है, जीना सही मरना सही, तुम्हारे जैसी लड़की के हाथों मुझे ये भी मंजूर है। इतना कहने के बाद आनंद अपनी बात को ठीक करते हुए दोबारा से कहता है, ओ सॉरी, तुम्हारी जैसी लड़की नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों। फिलहाल यहाँ तुम्हारे आने से कई बातों का मतलब बिल्कुल साफ हो चुका है। आनंद का कहा हुआ अंतिम वाक्य सुनकर अनिका थोड़ी सी हैरानी के साथ आनंद की ओर देखने लग जाती है, जैसे वह जानना चाहती थी कि उसके बात का क्या मतलब है। अब आनंद कहता है, मुझे इस तरह देखो तो मैं तुम्हारे बिना मारे ही मर जाऊंगा। ये सब कहते हुए आनंद के एकदम धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ते रहा। वह आगे कहता है, मतलब साफ है, या तो तुम्हारी याददाश्त गई ही नहीं या फिर वापस आ गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुरानी याददाश्त वापस आ गई है तो तुम्हारे मेरे साथ हुई मुलाकात कैसे याद होंगी, और अगर याद है तो इसका मतलब ये है, चाहे याददाश्त गई हो या नहीं, अब इस वक्त तुम्हारे पास अपनी हर याद मौजूद है। यह भी हमारे लिए फायदा ही का सौदा होगा। अब तक आनंद सान्याल अनिका के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था और अनिका के चेहरे तरफ करते हुए झुकता है, फिर तो तुम्हें अपने दोस्त और दुश्मन दोनों का अच्छी तरह ही नॉलेज होगी। याद होगा कि आनंद की अनिका के चेहरे के इतने करीब आने की वजह से अनिका एक जोरदार पंच उसके पेट पर दे मारती है। यह पंच इतनी जोर से और तेज था कि इसकी वजह से सान्याल दूर जाकर गिरता है। उसका शरीर कॉर्नर रखे हुए एक टेबल से जा टकराता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रखा हुआ कांच का डेकोरेटेड वॉश नीचे गिर जाकर टूट जाता है। इस प्रक्रम में काफी तेज आवाज होती है। अब अनिका अपनी जगह से उठती है और जमीन पर पड़े हुए आनंद के पास जाकर उसकी ओर नीचे की तरफ झुकती है और फिर कहती है, काफी होशियार हो तुम, बिना समझे ही काफी कुछ समझ गए हो, लेकिन अब अपनी इसी समझदारी से इस्तेमाल ठीक तरह से करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल तुम्हें अपनी फालतू की बकवास बंद करो और जो बताने की बात कही है वह बताओ। अनिका आनंद सान्याल का कोटर पकड़ लेती है और फिर आगे कहती है, तुम्हें मारने के इरादे से मैं यहाँ नहीं आई, लेकिन तुम्हारे मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, जो सही ठीक है। इसी वक्त आनंद बड़ी ही रफ्तार से अपना हाथ अनिका की गर्दन की तरफ लेकर जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ झुक देता है। तभी अनिका महसूस करती है कि उसके सिर के ठीक ऊपर से ही एक गोली गुजरी, जो कि दूसरी तरफ मौजूद शीशे में जा लगी। मोरिस, यह एक खुली जगह थी जो काफी सुनसान भी थी। भूमिका अकेले ही एक जगह पर इधर उधर टहलते हुए नजर आ रही थी। कुछ दूर के बाद वह एक वैन जैसी लंबी गाड़ी आकर रुकती है। इसके अंदर से ही देखने के बाद कोई भी आसानी से बता सकता था कि इसमें काफी ज्यादा फिर देर करने व्यक्ति प्रयोग के लिए तैयार की गई है। तात्पर्य इसे किसी विशेष उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। वो भी संचित हो जाती है और उसका हाथ अपनी पिस्तौल पर चला जाता है। पिस्तौल की ओर देखने लगी और तभी ड्राइवर की सीट की तरफ का दरवाजा खुलता है तो उसकी कोटिल्य बाहर आ जाता है। कोटिल्य को देखते ही भूमि उस पर भड़कने लगी। तुम्हें पता है ना, कोई और भी जो लगातार हम पर निगाहें बनाए हुए हैं।
यहाँ पर आते हुए बड़ी मुश्किल से उन लोगों के आंखों से धूल झोंक कर आई हूँ। और यह कैसे जगह है? लोकेशन तुमने मुझे भेजी थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही फैला हुआ है, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और तुम खुद भी इतनी देर से यहाँ आ रहे हो। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जिसके लिए तुम्हें यहाँ अकेले बुलाया गया है? अब कौटिल्य कहता है, काफी बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें किसी के इस तरह अकेले बुलाने का बिना कोई सोचे समझे यहाँ कैसे चली आ सकती है? वह भी दूसरे देश में जहाँ तुम्हें कोई जानता तक नहीं, तुम्हारी कोई अपनी जान पहचान का भी नहीं। क्या एक ऑफिसर को ऐसा करना शोभा देता है? कौटिल्य की ऐसी बातें सुनकर भूमि को काफी अजीब लगता है और वह कहती है, क्या तुमने ऐसा बेतुका बातें करने के लिए मुझे इतनी रात को परेशान किया है? अब कौटिल्य भूमिका के पास आता है और अपनी ही मंद भरी आवाज में कहता है, मैंने सोचा कि तुम्हें मनाते हुए कई साल गुजर चुके हैं, पर तुम किसी भी तरह से मेरी बात मानी कर राजी नहीं हुई हो। तो मेरे प्यार को अपनाना या मेरे साथ रहना दूर तक तुम मुझे माफ तक करने के लिए तैयार नहीं हो। बस अब बहुत हो चुका है। मैं तुम्हें मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा। अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा मन चाहता है, जो मेरा दिल कहेगा मैं वही सुनूंगा। इस खुली जगह पर तेज चलती हुई हवा से भूमि के खुले हुए बाल लगातार इधर उधर उड़ रहे थे। भूमि जिस कौटिल्य के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी, आज उसी के साथ उसे बड़ा ही असुरक्षित महसूस हो रहा था। वह कौटिल्य से कुछ कदम पीछे हट जाती है और फिर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ के साथ तुमने भी कुछ घूंट ले ली हो? और समर तो पता नहीं कितनी पीता है, लेकिन मुझे तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका ऐसा बातें सुनकर कौटिल्य भी हक्का बक्का रह जाता है। फिर कौटिल्य कहता है, मैं पूरी होश और हवास में हूँ। जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल अच्छी और सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। तुम जानती हो ड्रिंक करना मेरी फितरत में नहीं है। अब भूमि पहले कही हुई ज्यादा सावधान हो जाती है और कहती है, अच्छा तो क्या करोगे तुम? कौटिल्य जवाब देता है, किडनैप। मैं तुम्हारा किडनैप करूंगा। यह सुनते ही भूमि अपनी कमर के पीछे अपने एक गन निकालते हुए कौटिल्य की तरफ तान देती है। फिर दोनों हाथों से अपने गन को संभाल कर पोजीशन में आ जाती है। कौटिल्य से कहती है, देखो अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अभी भी वक्त है। साफ साफ कह दो, नहीं तो आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। कौटिल्य घूम जाता है और उसके पीठ भूमि की तरफ हो जाती है और वह कहता है, अच्छी तरह जानता हूँ तुम कुछ ऐसा ही करोगी। तुम इतनी आसानी से मान जाने वाली लड़की नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए तुम्हें बता कर ही कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज वह वक्त है, मुझे इस मूड पर लेकर आया है। अब भूमि कहती है, भागने की कोशिश बेकार है कौटिल्य। मेरे निशाने के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। अब कौटिल्य वापस भूमि की तरफ घूमते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरे निशाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। ऐसा कहते हुए छोटी सी करीब 15 सेंटीमीटर लंबी एक सामान्य पेन जैसी मोटी दिखाई देने वाली एक डिवाइस निकालता है, जिसे अंधेरे में देखा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही कौटिल्य की उंगली उस पर घूमती है, वह चमक उठती है और उसमें से एक रोशनी जैसी लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आसमान से गिरती हुई बिजली। इसी बिजली की छोटी सी एक लड़ी भूमिका के हाथों पर जाकर लगती है, जिसे भूमिका अपने हाथों में करंट जैसा महसूस करती है, जिसके कारण उसकी गन बिल्कुल नीचे गिर जाती है। जैसे ही भूमि उसे उठाने की कोशिश करती है, वह पाती है कि उसके दोनों हाथ एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। जैसे ही वह अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तो कौटिल्य अपने हाथ में पकड़ी हुई उस लेजर लाइट से, उस डिवाइस से निकलने वाली लेजर लाइट की मदद से उसके पैरों की तरफ बांध देता है। भूमि जैसे ही खुद को इससे छुटाने की कोशिश करती है, वह खुद को नकारात्मक ही पाती है। उसकी जरा भी कोशिश उसे बिजली के करंट जैसे झटके दे रही थी। उसकी कोशिश जितनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल हो रही थी, झटके उतने ही ज्यादा उसे लग पा रहे थे। साथ साथ ही उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह बिजली जैसी दिखाई दे रही तार उसके हाथ पैरों को काट रही है। वह दर्द से चिल्ला रही थी, कराह रही थी। अब यह क्या है? कौटिल्य भूमिका के गुस्से को जवाब देते हुए, अधिक प्यार से देते हुए कहता है, तुम कोई सामान्य लड़की नहीं हो जिसे सामान्य हथियारों से निपटा जा सके। तुम खास हो, इसलिए खास तुम्हारे लिए ही लॉन्च की गई है। तुम्हें चोट पहुंचाने की तो मुझ में इच्छा नहीं है।
अच्छा नहीं लगेगा। अब भूमि कहती है, ये सब क्या कर रहे हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बस एक बार मुझे छोड़ दो, तुम्हें जान से मार दूंगी। अब कौटिल्य मुस्कुरात कर कहता है और भूमि के पास आ जाता है और कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम बिल्कुल ऐसे ही करोगी। अपनी सुरक्षा सबसे पहले। अब कौटिल्य अपनी जेब से एक और छोटी सी टिप निकालते हुए उसकी मदद से भूमि के मुंह में बंद कर देता है। फिर कहता है, शोर मचाना एकदम मना है। इसके बाद भूमि को अपने कंधे पर उठाकर बहन में अंदर रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद हाउस। अनिका और आनंद दोनों ही अपनी अपनी बात एक दूसरे समय बोल उठती है और आनंद कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ से चली जाओ, खुद आकर मिल लूंगा। अब तुम मान क्यों नहीं रही? तुम्हारी सारी बातें अभी और यहीं नहीं की जा सकती। इसी समय अनिका कहती है, तुम इतनी देर से इसका इंतजार कर रहे थे, ये मेरी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हें बचा पाएगी। अपनी अपनी बात एक बार फिर बोलने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, ठीक तरीके से सुन पाते हैं। अब अनिका कहती है, तुम्हारे ही घर में इतनी सख्त सिक्योरिटी के बीच अगर तुम यह नहीं हो तो फिर कौन? इतना कहने के बाद अनिका आनंद सान्याल की गर्दन पर हाथ रखकर उसे बांधते हुए गिरा देती है और खुद भी इसी दिशा में झुक जाती है। इस बार गोली एक बार फिर से उसके सिर के पास होकर गुजरती है। तभी आनंद हाथ में इशारा करते हुए, जिसका मतलब था कि हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए, उसने अपना हाथ उसी दरवाजे की ओर किया। इसके बाद मैं वह बात कर रहा हूँ, लेकिन वह देखने में किसी भी प्रकार का दरवाजा या रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ वह मौजूद दीवार है का एक हिस्सा है। अनिका अपना मास्क ऊपर कर लेती है और इसके बाद आनंद को घेरते हुए आनंद कहता है, मुझे अच्छा लगा कि जानकर कि तुम्हें मेरी चिंता है। अब मेरी अनिका को गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इतनी सुनने के बाद वह अपने हाथ को उंगलियों को मुट्ठी बना लेती है और तभी आनंद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर जिंदा बचेंगे तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। चलो, मुझे पर गुस्सा बाद में कर लेना, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद आनंद अनिका के साथ उसी खुफिया रास्ते से और खिसकते हुए अनिका के सवाल का जवाब देते हुए, वैसे तुम जानना क्या चाहती हो, इसलिए बता देता हूँ। वह जिसकी तलाश तुम्हें यहाँ तक ले आई है, इसके अलावा तुम्हारे तलाश इन्हें भी यहाँ तक ले आई है। शायद इस वक्त इनसे ज़्यादा तुम्हारी चाहत है और किसी को नहीं हो सकती। अनिका को इस गोल गोल बात में हैरानी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त वह अपनी हैरानी प्रकट करके स्थिति को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना चाहती थी। इस समय इससे ज़्यादा परेशानी की बात अनिका के लिए बस यही थी, गोली किस तरफ से चल रही है। वह चलाने वाला देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। जब उसने आनंद और अपना बचाव किया, तब गोली उसके ठीक पीछे की तरफ आई। इस गोली पर अपना और सान्याल का बचाव किया। अनिका अपनी तेज कानों और तेज रफ्तार की वजह से कई आई हुई गोलियों को पीछे छोड़ जाती है। पिछले कुछ समय से धीरे धीरे अनिका और के कानों में संवेदना काफी अधिक बढ़ चुकी थी। यदि वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती तो वह काफी दूर तक की आवाजों को सुन पा रही थी। गोलियां तो उसके बिल्कुल आसपास ही थी। आज तक कई बार अपनी संवेदना की वजह से उसने परेशानी को महसूस किया है, लेकिन आज वह वक्त था जब संवेदना उसे मुश्किल से बाहर निकालने वाली। कुछ ही पलों तक अनिका आनंद उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजा खुल पाता, गोलियों की बौछार होना स्टार्ट हो जाता है। अनिका और आनंद एक बार फिर अपनी जगह लेकर छुप जाते हैं। अनिका यह समझने की कोशिश करती है कि ये गोलियां चल कहां से रही है, तो वह देख पाती है कि दीवारों पर लगी हुई सजावटी पंछिद दरअसल ऑटोमेटिक मशीन गन है, जिन पर कंप्यूटर के मदद से उनसे शूट किया जा रहा है। अनिका अपने हाथों के इशारे करते हुए पक्षियों को देखते हुए आनंद सान्याल से कहती है, हमें इस कमरे के बाहर जाना होगा। तुम्हारे सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल पाना फिलहाल तुम्हारे लिए नामुमकिन है। दरअसल अनिका अपनी स्पीड को इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोल सकती थी और तेजी से बाहर निकल सकती थी, लेकिन आनंद के लिए यह संभव नहीं था। अनिका अपना एक कदम मकसद पूरा किए बिना चली जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। इसके अलावा वह बड़ा डर यह था कि अनिका की मदद करने के बदले आनंद अपनी जान ना गवा बैठे, जिसकी वजह से अनिका फिर एक हाथ
आए हुए अवसर को खो देती। अब तक अनिका आनंद के बारे में जो कुछ जानना चाहती थी वह केवल अक्षर से संबंधित था, लेकिन यहाँ आने के बाद अब कुछ और भी जानने को मिल गया है। आनंद अपने होठों को हिलाकर धीमी आवाज में बोलते हुए अनिका को अपने हाथ के इशारे से समझाता है कि इस कमरे के बाहर निकलना और ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस कमरे के चलने वाली मशीनें गनों की संख्या सीमा है, लेकिन बाहर निकलने वाली जो गनों की सीमा है वो सीमित नहीं है। लेकिन असंख्या में ऐसी गन होने के कारण हमारा यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। साने सन्याल की इतनी बात सुनकर अनिका भी काफी हैरान हो जाती है। अनिका पूरे कमरे में सावधानी से निगाहें घुमाती है और यहाँ देखने समझने की कोशिश करती है कि किन किन जगहों से ये गोलियां आ रही है। इसे समझ लेने के बाद आनंद इशारा करते हैं और उसके ठीक दाएं तरफ ऊपर की ओर जो पंछी बना हुआ था वह उसके ऊपर पकड़ा डाल देती है। और अनिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूरे विश्वास था कि इन पक्षियों के अंदर कैमरा फिट होगा, जिसके जरिए वो गोलियां को चलाने वाले अनिका के और आनंद को दोनों को देख पा रहा है, इसलिए वह दुश्मन को देख नहीं पाएगा। इस निशाना कहाँ लगा है? पंछी के जिस दिशा में अनिका जा रही थी वो हर पर कुछ न कुछ डालती हुई आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। आनंद के लिए इस पर कपड़ा डालना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा जिस तरह अनिका और आनंद ने ये कैमरों में उसी तरफ होने की वजह से उन दोनों ने देख नहीं पा रहे थे। आनंद को अनिका की बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए देखता है और डेकोरेटेड टेबल पर थालपोश जैसे में इन कपड़ा पड़ा हुआ था, वह सुंदर कपड़ा था बिछा हुआ था। आनंद उस कपड़े के खिंचाव और तेजी से उस पंछी के ऊपर कपड़ा डाल देता है और आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। ठीक इसी वक्त अनिका भी अपनी जगह से बाहर निकलकर दौड़कर पूरी जगह को छुपा देती है ताकि कैमरा अनिका के टारगेट करने की कोशिश करे और ताकि आनंद अपना काम ठीक तरह से कर दे। अनिका की यह कोशिश सफल रहती है। अनिका यह कोशिश सफल रहते हुए भी तरफ देखती है और देर में वह कैमरा मौजूद 5 स्टैचू पर कपड़ा डाल चुके थे। इसके तुरंत बाद अनिका कुछ ही पलों में बड़ी ही आसानी से उन सभी को तोड़कर नष्ट कर देती है। इसके बाद अनिका अपनी बाईं चढ़ाकर आनंद की तरफ देखने लग जाती है। आनंद अपनी बातचीत के लहजे में बिल्कुल बदलते हुए सामान्य व्यक्ति की तरफ कहता है, मुझे इस शक करना लाजमी है। इस वक्त यहाँ करना बेवकूफ़ी है। भला अपने सिर पर मौत को बांध कर कौन घूमता है? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तो कभी इनकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। गोलियां लगते हुए देख रहा हूँ। मुझे इस बारे में पता होता थोड़ा मैं इन्हें पहले ही उतरवा देता, लेकिन मुझे तो इनका आज ही पता चला है। इस वक्त इस किस तरह से खतरों से बीच मौजूद हैं वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे। आज उसका सामान्य भारी को यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि इस वक्त किस तरह के खतरे के बीच मौजूद हैं। वह अच्छी तरह समझ जाती है कि आज उसका सामना भारी मुसीबत से है, जिसके साथ उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। इधर जैसे ही कमरे की सभी ऑटोमेटिक गन नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही दुश्मन आदमी उनके कमरे की तरह बढ़ते हुए अनिका और कमरे की तरफ आते हुए 2 पैरों की आवाज़ को सुनाई पड़ रही थी। आनंद को दरवाजे से दूर की तरफ छिपने का इशारा करती है और खुद भी इस दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह आदमी कमरे के अंदर आता है, अनिका बड़ी ही सफाई से अपना एक हाथ वार करती है और गन नीचे गिरा देती है। दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके गर्दन पर सामने की तरफ वार करती है, जिसे वह आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। आनंद के मुंह से सौ निकल जाता है। बहुत खूब, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। असली लड़ाई तो बाहर जाने के बाद होगी। मेरा यहाँ मानो हमें खुद इस खुफिया दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए। अब अनिका को फिर से आनंद को गिरा देती है और उसकी नादानी पर अपनी गर्दन हिलाते हुए फिर अपने एक हाथ से 2 उंगलियों को अपने माथे पर 2 बार घुमा देती है और अंत में बोल उठती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये खुफिया दरवाजा भी खुफिया रहेगा? चलो अब इस कमरे के बाहर चलते हैं। यहाँ से जिंदा बाहर निकलने के बाद दरवाजा अब बाहर की तरफ ही है। ऐसा कहकर अनिका दरवाजे से बाहर कदम बढ़ा देती है और आनंद उसे रोकता है। अनिका के इस तरह से बाहर निकल जाने के बाद आनंद के पास पीछे जाने के अलावा कोई भी चारा नहीं था।
वह झट से कमरे के अंदर नजर घुमाता है और फिर कमरे के एक अलमारी की तरफ दौड़ता है। उसमें से गन और कुछ बुलेट्स निकालता है, अपने पास रख लेता है। फिर इसके तुरंत बाद वह बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। मॉरिस पुलिस सड़कों पर कौटिल्य अपनी बहन को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं उसकी बंधक भूमि अपने मन ही मन में तरह तरह के सोच विचार रही थी। वैसे भी इस वक्त इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। कौटिल्य ने उसके साथ किया जो उसके बारे में वो कैसे भूल सकती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कौटिल्य उसके साथ ऐसा करेगा, और जहां उसे यहाँ लगने लगा है कि कौटिल्य को मौका देना चाहिए, और धीरे धीरे अनजाने में ही वह उसके करीब भी बढ़ चुकी थी। शायद और कुछ समय बीतने के बाद वह उसे माफ भी कर पाती, लेकिन अब मन ही मन उसे शुक्रिया अदा कर रही थी कि समय रहते कौटिल्य की हकीकत मेरे सामने आ गई। भूमि के सामने सिर्फ अच्छाई का दिखावा कर रहा था। भूमि कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह शांत हो जाती है, अपनी जगह पर लेटी रहती है। वह वहाँ पड़े मन ही मन खुद में गुदगुदा रही थी। जरूर कौटिल्य का इरादा कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। इस तरह से मुझे किडनैप कर लेना सिर्फ उसके प्यार का हिस्सा नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद वह खुद को समझाते हुए कहती है, प्यार का हिस्सा, ये कैसी बातें सोच रही हूँ मैं। ये बात समझने में मुझे इतना वक्त कैसे लग गया। अब तक उसे पहचान क्यों नहीं पाई थी। ये प्यार हो या ना हो, सब केवल दिखावा है। फिर एक समय के बाद खामोशी छा जाती है। उसका असली रूप निकलकर सामने आ जाता है, और ठीक वैसे ही आज कौटिल्य का असली चेहरा निकलकर सामने आ गया है। लेकिन अब मैं कौटिल्य से खुद को कैसे बचाऊंगी, सोचकर भूमिका तुझे जल्दी कुछ सोचना होगा, इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। मुझे कुछ करना ही होगा। भूमि एक बार फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ पैर में उस छोटी सी जगह पर दीवार से टकराते हैं जहाँ वह बंद थी। भूमिका की हर बार ऐसी लगता है कि उसके टकराने पर उसे दो आवाज़ सुनाई दे रही हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज़ें किसकी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद वह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। यह जगह काफ़ी छोटी होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है, 2 बार सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा वैन में स्पीड जितनी बार धीरे धीरे तेज होती जाती, वैन उसी किसी मोड़ पर मुड़ती। तभी भूमि किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता। उसका सिर टिक टाक कर रहा था। अभी उसके हाथ पैर टकराते, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। भूमि का सिर इतनी तेजी से टकराया कि उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगा। साथ ही वह कुछ टाइम बाद ही बेहोश हो जाती है। वैन को तेजी से ब्रेक मारकर रोकता है और भूमि को कुछ पलों में होश आ जाता है। वहीं उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। अचानक कौटिल्य को अपने ठीक सामने मोटे लोहे की जंजीर पर तरफ देखती है। दूसरी तरफ बंधी हुई दिखाई देती है, जिसे तोड़कर आगे निकलना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे तेज ब्रेक लगाए थे। अब देखना यह था कि भूमि की मदद करने के लिए कोई आगे आएगा या माजरा कुछ और ही था। आगे जानने के लिए हमारी स्टोरी पर बने रहें।